Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 23rd of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 सितंबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग एक लेने वाले हैं जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, सर्च करना तो कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। फिर उसके बाद आकर इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। क्वेश्चन बहुत ईजी है, हाल ही में चर्चा में था, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। आपको 3 एनिमल्स दिए गए थे, सी काउ, सी हॉर्स और सी लायन। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया इन तीनों एनिमल्स में से बताना यह है कि कौन सा जानवर मैमल है, ठीक है। और फिर ऑप्शंस ये दिए गए, ए 1 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों मैमल है। तो ये इसका जो आंसर है मैंने थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है, बट ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आंसर आप लोग को देना है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत करते हैं। आज का ये है सबसे पहला आर्टिकल और यहाँ पर चर्चा हो रही है इंडिया और यूके के बीच में। तो आपको मालूम होगा इंडिया और यूके के बीच में एक छोटा सा इशू चल रहा था और उस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व करने की बात करी गई है इस आर्टिकल के अंदर। आप देख पाओगे इशू क्या था, मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पर यूके ने एक पॉलिसी रखी थी। यूके ने ये बोला कि कोई भी यहाँ पर इंडियंस होंगे तो अगर वहाँ पर उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ले रखी है तो कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद भी क्या होगा, यूके के अंदर उनको 10 दिन तक क्वारंटीन पीरियड पे रखा जाएगा। इंडिया ने यहाँ पर ये मुद्दा उठाया। इंडिया ने बोला ऐसा क्यों, यहाँ पर 10 दिन तक क्वारंटीन पीरियड में क्यों रखोगे जब यहाँ पर उस व्यक्ति ने कोविशील्ड वैक्सीन ले रखी है तो। और हालांकि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये इंडिया ने खुद ही इसको मैन्युफैक्चर किया है, आपको मालूम होगा, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो यही मुद्दा है कि यूके ने अभी भी एक तरीके से ये क्या कर रखा है कि मान लो कोई भी इंडियन है उसने कोविशील्ड वैक्सीन ले रखी है तो उसको सबसे पहले 10 दिन का क्वारंटीन रूल्स फॉलो करने होंगे, देन उसके बाद यूके के अंदर प्रॉपरली एंटर किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया। तो अब यहाँ पर इंडिया ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस क्यों है, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के साथ किया गया है। हालांकि यूके ने लगभग 18 कंट्रीज को क्लियर कर रखा है, जैसे कि कनाडा, डेनमार्क, एंटीगुआ, बरबुडा, यहां से इसको ग्रीन लिस्ट में डाल रखा है। यहां पर कोई भी फुली वैक्सीनेटेड लोग होंगे, फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर होगा, वो आराम से कंट्री के अंदर जा सकता है, उसके लिए कोई भी क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है यूके ने। तो यहां पर इंडिया ने यही बोला कि आप डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। हालांकि जो इंडिया है, इंडिया ने जो है इस कोविशील्ड को एक तरीके से मैन्युफैक्चर किया है, उसके बाद भी आप लोग यहां पर ये स्टेप दिखा रहे हो और ये इशू को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर इंडिया भी एक रेसिप्रोकल मेजर लेने वाला है। अदरवाइज यहाँ पर इंडिया भी इसके खिलाफ एक स्टेप लेगा फिर यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो ये इंडिया ने अपना ये मुद्दा रखा था। ये सब यहाँ पर मीटिंग हुई थी जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ये सारी बात बोली थी। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये बात पहुँची। अब क्या बोला है, ये बोला गया कि दोनों कंट्रीज मिलकर अपने इस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगी। ये आर्टिकल के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी ऐसा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया रख के चल सकते हो कि हाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है हमारे इंडिया और यूके के रिलेशंस में। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारी गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को। इन्होंने बोला लगभग 50,000 रुपये हर एक कोविड की डेथ वाले लोगों को दिए जाएंगे, मतलब कोविड की वजह से किसी की डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली को यहाँ पर ये 50,000 रुपीज़ ईच यहाँ पर देने की बात की गई है। तो इस पिक्चर के अंदर सारी चीज़ें क्लियर करी गई हैं। ये एक रिलीफ मेजर है। यहाँ पर एक तरीके से इसको एक्स ग्रेशिया बोला गया है। देखो एक्स ग्रेशिया का सिंपल सा मतलब यही है कि देखो सरकार ना कोई भी ऐसा कंपनसेशन देने में लीगली बाउंड नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं कंपनसेशन देना, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार यहाँ पर कंपनसेशन दे रही है, उसको एक्स ग्रेशिया के अंदर ही बोला जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स ग्रेशिया है लगभग 50,000 रुपये का, ये दिया जाएगा किसके रिकमेंडेशन पर, एनडीएमए की रिकमेंडेशन के ऊपर। अब ये एनडीएमए क्या है, यह है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसने यहाँ पर रिकमेंड किया कि आप लोग हर एक व्यक्ति को, मान लो किसी की कोविड की वजह से डेथ हुई है तो उसके घर वालों को 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया प्रोवाइड करवा दो।
ये जो फंड होगा ये कैसे जाएगा, जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स यहाँ पर ये एक्स ग्रेशिया रिलीफ देंगी। कहाँ से? स्टेट्स के पास एक फंड होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, कि मान लो कोई भी डिजास्टर आता है तो उसके रिस्पांस में यहाँ पर काफ़ी सारा फंड वगैरह रिलीज करा जाता है लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो यहाँ पर एक तो होता है SDRF, तो स्टेट्स जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल कर कर ये एक तरीके से एक्स ग्रेशिया का रिलीफ प्रोवाइड करवाने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर इसमें यह होने वाला है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाएंगे। मान लो यहाँ पर कोविड-19 की वजह से ही डेथ हुई है तो वो जो डॉक्यूमेंट होंगे वहाँ पर लिखा होगा कि हाँ डेथ कोविड की वजह से हुई है, वो प्रॉपरली सबमिट होंगे। और वो सबमिट होने के बाद जो भी एक क्लेम है वो 30 दिन के अंदर सेटल होगा, और ये जो अमाउंट है वो आधार लिंक बैंक अकाउंट के अंदर ये अमाउंट आ जाएगा। ये सारा यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर खासकर इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एक बॉडी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो भी आर्टिकल के अंदर है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब अगर हम बात करें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट है। GS पेपर 3 के अंदर आपका एक टॉपिक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये एक उच्च लेवल की स्टैट्यूटरी बॉडी मानी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। मान लो कोई भी डिजास्टर आ गया भारत के अंदर, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे वो मैनमेड डिजास्टर हो, तो उस डिजास्टर को टैकल करने के लिए ये अथॉरिटी पूरी तरह से खड़ी हो जाती है। इस अथॉरिटी को कब बनाया गया था? तो 27 सितंबर 2006 के अंदर इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कराया गया। ये एक आप याद रख सकते हो कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में इसको बनाया गया। ठीक है, ये एक छोटा सा आइडिया हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और बाकी सारे और भी अदर 9 मिनिस्टर्स इसके अंदर 9 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन ये है इसका मेन काम क्या है? देखो मेन काम यही है कि नेचुरल या फिर कोई मैनमेड डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थ को एक फ्लड ये कुछ भी आ गया, या फिर मैनमेड डिजास्टर आदमी की वजह से कोई डिजास्टर्स आते हैं, तो उन सबको टैकल करने के लिए उनके रिगार्डिंग अगर लोगों को नुकसान हुआ है तो लोगों को यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए ये बॉडी प्रॉपरली काम करती है। तो इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया डेफिनेटली रखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो ग्लोबल एयर क्वालिटी के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको वापस से टाइटन कर दिया है। आप कह सकते हो 2005 के बाद से अब यहाँ पर रूल्स के अंदर बदलाव करे गए हैं। ये आर्टिकल आगे पेज नंबर 8 पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दो जगह डिस्कस करने से टाइम वेस्ट ही होगा बस। एक आर्टिकल ये आता है आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एनवायरमेंट और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। और एनवायरमेंट इकोलॉजी कहाँ पे आता है? वो आता है GS पेपर 3 के अंदर, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया, अभी हमने वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया। जो ये राइनो डे है ये कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। अब ये आर्टिकल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम डिस्कस करेंगे, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइनोस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे आग लग रही है, कुछ जल रहा है। हाँ, तो जो राइनो के एक तरीके से हॉर्न होता है, राइनो का जो सींग होता है, वो हॉर्न को जलाया जा रहा है। अब आप कहोगे ये राइनो के हॉर्न्स को क्यों जलाया जा रहा है? तो ये जो राइनो के हॉर्न्स हैं यहाँ पे आप देख पाओगे, इनको आग लगा रखी है, एक तरीके से इनको जला दिया गया है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। कहाँ पर? बोकाकत पर। और ये वेडनेसडे में ये सारे काम करा गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा यहाँ पर इसलिए किया गया, ये असम के मिनिस्टर का कहना है कि हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया कि दुनिया जान सके कि जो राइनो उसके हॉर्न्स होते हैं, राइनो का जो सींग होता है, वो यहाँ पर एक तरीके से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर क्या है, हम लोग लोगों को एक तरीके से अवेयर कर रहे हैं, हम लोग लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो राइनोस को उसके सींग की वजह से ना मारें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उसकी सींग की वजह से, उसके हॉर्न को रखने के लिए यहाँ पर उसके हॉर्न को अपने पास रखेंगे, ठीक है, उसको ख़रीदने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, तो उसकी वजह से राइनोस को मार दिया जाता है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, राइनोस को नहीं मारा जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर राइनो के हॉर्न्स जो हैं वो जलाए गए हैं, ऐसा यहाँ पर मिनिस्टर का द्वारा बोला गया। इन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर कोई इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, तो आप लोग ये राइनो के सींग के लिए आप राइनो को मारना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो है मतलब पॉपुलेशन वगैरह वापस से मेंटेन होगी, क्योंकि राइनो की बहुत सारी जनसंख्या है जो कि आज के टाइम पर काफ़ी हद तक खतरे में है। इससे क्या होता है, जब जनसंख्या खतरे में हो जाती है किसी जानवर की, तो उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कंसर्न्स है जो कि यहाँ पे बताए गए। अब यहाँ पर ये सब कहाँ पर किया गया है, तो एक तरीके से काजीरंगा नेशनल पार्क के हेडक्वार्टर के आसपास की बात है यहाँ पर। तो एक तो हमारे लिए इस आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट निकल कर आया, काजीरंगा नेशनल पार्क
इसके बारे में जानेंगे। कोई भी नेशनल पार्क्स आता है, कोई भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व आता है न्यूज़ में, उसको ज़रूर कवर कर लिया करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। कभी मैचिंग के लिए पूछ लिया, ठीक है, कभी यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसके बारे में ज़रूर कवर करा करो। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, अब यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है वर्ल्ड राइनो डे पर। अब ये जो वर्ल्ड राइनो डे था ये कल एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया, इसी वजह से कल यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये सारा इवेंट रखा गया था और ये राइनो के जो हॉर्न्स हैं वो चलाए गए। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में एक टॉपिक आता है कंजर्वेशन और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया गया कब, 22 सितंबर को, कल 22 सितंबर था। अब यहाँ पर हम लोग क्यों इसको ऑब्जर्व करते हैं, ताकि अवेयरनेस फैला सकें। राइनो की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 5 की 5 प्रजातियों को हम लोग आज के टाइम पर बचा सके, यह हमारा फोकस रहता है, ठीक है। अब जो ये वर्ल्ड राइनो डे है ना, इसको सबसे पहली बार अनाउंस किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के थ्रू, WWF जिसको हम लोग बोलते हैं, साउथ अफ्रीका 2010 में, 2010 में यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया, ठीक है। जो स्पीशीज़ है राइनोसोरस की, यहाँ पर ये आप देख सकते हो बहुत सारी स्पीशीज़ आज के टाइम पर खतरे में है, ठीक है। उनकी पोचिंग वगैरह भी होती है, इलीगल ट्रेड होता है, उनकी जो हॉर्न्स होता है उनकी वजह से मार दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद बोला गया यहाँ पर लगभग 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं राइनोज़ की। वो कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा। वाइट एंड ब्लैक राइनोज़ होते हैं अफ्रीका के अंदर, उसके बाद यहाँ पर वाइट एंड ब्लैक राइनोज एक हो गए, उसके बाद ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हो गए, मतलब ऐसा राइनो जिसकी एक सींग होती है। उसके बाद जवन एंड सुमत्रन राइनो स्पीशीज़ हो गई, जो कि एशिया के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो कुछ स्पीशीज़ हैं आज के टाइम पर खतरे में देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग बात करें ये जो 5 प्रजातियाँ हैं ये IUCN रेड लिस्ट के अंदर कहाँ पर एक तरीके से स्टैंड करती हैं, तो यहाँ पर जो वाइट राइनो है वो नियर थ्रेटेंड के पास में है। नियर थ्रेटेंड का मतलब ये प्रजाति बहुत ज़्यादा खतरे में है, खतरे के बिल्कुल पास में है, इनकी जनसंख्या जल्दी खत्म हो जाएगी। तो वाइट राइनो जो है नियर थ्रेटेंड के पास में है। ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत बुरी हालत है, यहाँ पर बहुत कम राइनो ये बचे हुए हैं। उसके बाद जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है ये भी वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, एक तरीके से यहाँ पर इनकी भी जान को काफ़ी तक खतरा है, इनकी पॉपुलेशन को भी काफ़ी खतरा है। उसके बाद जो जवन वाले राइनोसोरस हैं ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और सुमत्रन राइनो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी, मतलब सारे राइनोज आप देख पाओगे कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरीज के अंदर है, कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि इनकी पोचिंग, इलीगल ट्रेड ना हुआ जाए, इस वजह से यहाँ पर ये इवेंट भी रखा गया था, और इसी वजह से हम लोग ये वर्ल्ड राइनो डे को ऑब्जर्व भी करते हैं। इसका मेन काम क्या है, इसका वर्ल्ड राइनो डे का मेन काम यह है कि ये हमें, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोग एक तरीके से राइनो की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ये हमारा फोकस रहता है। अब यहाँ पर एक फोकस रखा गया है, हमने अभी देखा 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं राइनोज की, उसमें से एक प्रजाति यह है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जिसकी एक सींग होती है बड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो राइनो है ना, इसको इंडियन राइनो भी बोला जाता है। इसकी जो प्रजाति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। वन हॉर्न राइनो की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसको इंडियन राइनो भी बोला जाता है। ये आप एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है इंडियन राइनो कौन सा होता है, तो यहाँ पर वन हॉर्न राइनो वाला इंडियन राइनो कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका मतलब खान पीन क्या है, तो वही फूल पत्ती घास ये सब चीज़ यहाँ पर ही खाता है, एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह भी खाता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है। अगर हम बात करें आज के टाइम पर लगभग 2600 के आसपास ये इंडियन राइनो इंडिया के अंदर 90% तक जो इनकी जनसंख्या है ना वो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ये राइनोज आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारा तैयार हो चुका है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। जैसे मैंने बताया नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो आसाम के अंदर ये लोकेटेड है। इसका एरिया वगैरह बताया गया, एरिया हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगल स्टेटस की बात करें तो इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था 1974 में। उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया है 2007 के अंदर, 2007 से टाइगर रिजर्व भी है। कुछ एरियाज इसका बता रखा है, एरिया फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टेटस की, तो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय में को इसको स्टेटस मिला है। बिल्कुल, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया था 1985 में। बाय द वे भारत के अंदर अभी कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर करा गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के थ्रू। बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। वर्ल्ड के जो सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, काजीरंगा के अंदर पाए जाते हैं, प्लस पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये सारे पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है यहाँ पर काजीरंगा के अंदर, वो सबसे ज़्यादा बड़ी 5 स्पीशीज़ है, 5 प्रजातियाँ जानवरों की, जैसे राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया और एशियाटिक
वाटर बफेलो हो गया, ये प्रजातियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पता ये चला है कि 2413 के आसपास यहाँ पे राइनोस पाए जाते हैं, प्लस 1100 के आसपास यहाँ पर हाथी हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ये 2018 का सेंसस बताता है। अभी के टाइम पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी होगी या फिर डिक्रीज भी हो चुकी होगी, ये हम लोग को आगे के सेंसस बताने वाले हैं। तो ये आप, आई होप आपको पता चल गया क्या क्या है एग्जैक्टली। अगर हम लोग बात करें तो काजीरंगा के अंदर जो है लगभग नेशनल हाईवे 37 ये पास होता है इस पार्क एरिया से। साथ ही साथ यहाँ पर इस पार्क के अंदर लगभग 250 से ज़्यादा सीजनल वाटर बॉडीज़ देखने को मिल जाती हैं। ये आपको स्टोर करके रख लेना है, याद करके रख लेना है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा भी है, तो एक बार आपका रिविजन भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आता है एक और छोटा सा आर्टिकल, लेकिन अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में बोला जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। अब ये क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट इसलिए दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिमार्क दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वेडनेसडे में बोला कि लगभग 2 केरला के जवान से लोग हैं, ठीक है, 2 केरला के यूथ हैं, उनको एक्यूज़ किया गया है यूएपी एक्ट के अंदर में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में इनको चार्ज किया गया कि मतलब इन्होंने कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये कर सकते हैं आने वाले टाइम पर, तो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर इनको चार्ज किया गया। यूएपी एक्ट क्या होता है कि मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। यहाँ पर बोला गया इनका मॉइस्ट से लिंक हो सकता है, मॉइस्ट से लिंक था, मॉइस्ट जो कि नक्सलवाद लोग होते हैं उनसे लिंक हो सकता है इन 2 लड़कों का। तो यहाँ पर ये जो यंग बॉयज़ हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं टेररिज्म को आगे जाकर अपना सकते हैं, काफ़ी हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या करा, इनके ऊपर यहाँ पर यह मुद्दा रखा। और जो भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि इनको बेल दे देनी चाहिए, बेल की प्ली करी है, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बोला कोई यहाँ पर बेल की प्ली वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद, यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये टेररिज्म है, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। ये छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा बच्चा भी कर सकता है, कोई भी यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक तरीके से फोकस कर रहा था कि बेल मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एनआईए जो है इसको प्रॉपरली मना करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि हाँ आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर केरला के यूथ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा यूएपीए एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूएपीए एक्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके लक्ष्मीकांत के अंदर, पॉलिटी के अंदर एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है। उसके बाद यूएपीए एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन चुका है। तो ये क्या है एग्जैक्टली, चलो इसको समझते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको कवर करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस के अंदर आपके 2 टॉपिक्स दे रखे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। तो यहाँ पे आप इसको एक तरीके से लिंक कर सकते हो। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, इसको बनाया गया था 2008 में। 2008 में एक मुंबई के अंदर बहुत बड़ा आतंकवाद हमला हुआ था, आप सबको मालूम होगा। उस हमले के बाद ही यहाँ पर इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म को टैकल करना था। उस समय पर आतंकवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसको टैकल करने के लिए यह बॉडी बनाई गई। सिंपल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्या काम करती है, तो ये एक तरीके से वो वाले ऑफेंसेस देखती है जो कहीं ना कहीं हमारे भारत की सॉवरेनिटी के लिए, हमारी भारत की सिक्योरिटी के लिए, हमारे भारत के इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। उन केसेस को यहाँ पर ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखता है। साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक मेन काम है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया, मतलब कि आतंकवाद से लड़ने का काम करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑब्वियस ही बात है, इसको 2008 में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद ही बनाया था। तो आतंकवाद से लड़ने के लिए यहाँ पर मेन फोकस रखा गया था इस बॉडी को बनाने के लिए। ये काम करता है एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह, मतलब कि जो भी टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे जो कानून है ये इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, प्लस इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू के अंदर ये देखने को मिल जाएंगे। आज के टाइम पर ज़रूरत क्या है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो आपको पता चल ही गया होगा। जैसे जैसे यहाँ पर ये केसेस बढ़कर है, क्राइम बढ़ता रहा, ठीक है, एक तरीके से जो वेपन्स होते हैं या फिर ड्रग्स होता है, इनकी स्मगलिंग बढ़ती रही, टेररिज्म बढ़ता रहा, उन सबको टैकल करने के लिए यहाँ पर हमें काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ये यूएपी एक्ट क्या है, जहाँ पर इस यूएपी एक्ट के अंदर में उन 2 लड़कों को चार्ज किया गया था। तो मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली यूएपी एक्ट है क्या। एक सेकेंड गाइस।
तो यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं इस एक्ट को। इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये आर्टिकल भी आपका जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो, इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में, बहुत पहले आया था ये एक्ट। इसका मेन काम है भारत के अंदर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने का काम ये करती है। नाउ क्वेश्चन ये है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या है? देखो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि भारत की सोवरेनिटी के लिए खतरा हो, भारत के टेरिटरी के लिए खतरा हो, भारत की इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो, वो सब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट करी जाएंगी। तो जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है उनको रोकने के लिए ये यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस एक्ट के अंदर डेथ पेनल्टी है। मान लो किसी को इसके अंदर चार्ज किया गया तो उसको एक तरीके से मौत की सज़ा भी दी जा सकती है, प्लस यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। इस यूएपी एक्ट के अंदर खास बात यह है कि भारतीय के साथ साथ जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको भी चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पर इंडिया के बारे में, अगर इंडिया की टेरिटरी के लिए खतरा बनता है तो उसको भी यूएपीए के अंडर चार्ज किया जा सकता है। इस यूएपीए के अंडर में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक चार्जशीट फाइल करती है मैक्सिमम 180 डेज़ के अंदर किसी को अरेस्ट करने के बाद, ये होता है। फिर उसके बाद इस यूएपीए के अंदर 2004 के अंदर एक बदलाव हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के अंदर यहाँ पर इस यूएपीए में एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर दी गई, वो था टेररिस्ट एक्ट। अब टेररिस्ट एक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर ये टेररिज्म से भी लड़ने लगा, प्लस इसने 34 आउटफिट्स को भी बैन किया। उसके बाद आप कह सकते हो कि बाद में अगस्त 2019 में यहाँ पर फिर से एक अमेंडमेंट हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल आया, और उस बिल के अंदर यहाँ पे बोला गया कि जो यूएपीए एक्ट है इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर पावर ये मिल जाती है कि किसी भी व्यक्ति को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। मान लो किसी को भी, किसी व्यक्ति को मतलब आप कह सकते हो कि आतंकवाद डिक्लेयर करा जा सकता है। ये पावर इस एक्ट के अंदर में आ चुकी थी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको छोटा सा ये देखने को मिलेगा, इसके ऊपर ही है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी जो दुनिया भर में एयर क्वालिटी नॉर्म्स हैं उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया, और ज़्यादा टाइटन कर दिया है। तो देखना यह है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने सबसे पहली बार 2005 में, आप कह सकते हो, ये अपडेट किया था। 2005 से अभी तक कोई अपडेट नहीं था। नाउ अब 2021 के अंदर एक अपडेट आ चुका है एयर पोल्यूशन को लेकर, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारे हेल्थ के लिए, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए काफ़ी हद तक खतरा बन चुका है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रूल्स को और ज़्यादा टाइटन किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो, ये जो मूव लिया गया है, ये जो स्टेप उठाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसका कोई भी ऐसा इमीडिएट इफेक्ट भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अपने खुद का एक बॉडी है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पर WHO के स्टैंडर्ड को एक तरीके से मीट नहीं करती है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो WHO के अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें WHO ने करके दिखाई है। बाय द वे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को क्लियर करा है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन ये है, ये बदलाव क्या किया गया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 था, ये 2005 में एक तरीके से ये जो फिगर्स दी गई हैं, ये क्यूबिक एक तरीके से पर क्यूबिक मीटर के अंदर ये एक तरीके से फिगर्स दी गई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो PM 2.5 है, PM 2.5 मतलब पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं हवा के अंदर, वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो कंस्ट्रक्शन से आ सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी से बन सकते हैं, उनको हम लोग पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। तो PM 2.5 ऑब्वियसली बात है साइज में थोड़ा सा छोटा होगा, तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 अगर हम बात करें, इसका एनुअली यहाँ पर बोला गया था कितना फिगर होना चाहिए, 10 के आसपास यहाँ पर होना चाहिए। इसको अपडेट करके अभी 5 कर दिया गया है, मतलब जो अपडेशन है इसके अंदर रूल्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया। उसके बाद देखो और क्या बोला गया है कि जैसे कि PM 2.5 को लेकर चर्चा हुई है, कुछ इतना खास ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग पर्टिकुलेट मैटर को समझेंगे। तो पर्टिकुलेट मैटर एक छोटा सा यहाँ पर कंकड़ होता है। PM 2.5 थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, PM 10 थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा भारत के पास कौन सी बॉडी है, NAAQS करके यहाँ पर बॉडी है, ठीक है, जिसने यहाँ पर एक तरीके से, जिसकी वजह से ये जो WHO का जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इतना। NAAQS क्या है? वो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। यह स्टैंडर्ड है जो कि एयर क्वालिटी को सेट करता है, और यहाँ पर एक तरीके से इसको सेट किसके थ्रू किया जाता है? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू सेट किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पोल्यूशन को देखा जाता है, बहुत सारे पोल्यूशन को मेजर किया जाता है, जैसे यहाँ पर NH3, SO2, NO2, जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये पोल्यूशंस होते हैं, जितने भी यहाँ पर ये हार्मफुल गैसेस होती हैं, उनको यहाँ पर मेजर किया जाता है इसके अंदर। तो आप लोग एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल क्या किया गया है? तो एक आइडिया यही रखना है बस, खाली यहाँ पर थोड़े रूल्स को मतलब कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, लेकिन उससे यहाँ पर इंडिया के ऊपर ज़्यादा कोई भारी ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, तो पेज नंबर 9 पर आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक आर्टिकल ये है, ये वाला आर्टिकल कल मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। पेज नंबर 1 पर ही हमने एक आर्टिकल कवर किया था, आपको मालूम होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में कवर किया था हमने, परमानेंट सर्विस कमीशन के बारे में कवर किया था, वुमेन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से कवर किया था। सारे नोट्स वगैरह मैंने आपको भेज दिए थे। बाय द वे मैं आपको बता दूं, देखो जो ये आपको पीडीएफ में बहुत सारे नोट्स नीचे की साइड दिख रहे होंगे, वो सब कहाँ पे मिलते हैं? वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाता है, प्लस इस न्यूज़पेपर के अंदर उन पीडीएफ के अंदर भी आपको नोट्स पिन करके मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना, अभी क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को 2 टेलीग्राम चैनल है। एक है टेलीग्राम चैनल दीपक यादव एजुकेशन, दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है। तो दोनों को जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स, वीडियो का नोटिफिकेशन, सारे नोट्स और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर बोलना चाहूँगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। लाइक करने से सपोर्ट बहुत मिलता है, प्लस वीडियो बहुत सारे लोगों तक रीच भी होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप लोग एक वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हो, 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला। ओके, अब इस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया था आपको मालूम होगा, कल हमने डिस्कस किया था कि सरकार एक स्टेटमेंट लेकर आई। सरकार ने ये बोला कि जो वुमेन है अब वो एनडीए एग्जाम दे पाएंगी। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि हाँ, जो ये एनडीए एग्जाम होता है इसको अब वुमेन दे पाएंगी। वुमेन को आर्म्ड फोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। वुमेन जो है काफ़ी हद तक अब रोल्स प्ले कर सकती हैं आर्म्ड फोर्स के अंदर, ये हमने डिस्कस करा था। लेकिन अभी क्या है ना, ये बोला गया कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होगा मार्च 2022 के अंदर। ये कौन सा साल चल रहा है? ये चल रहा है 2021। लेकिन यहाँ पर ये बात करी गई थी 2022 के अंदर जो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम होगा, वुमेन वहाँ से एग्जाम ये देना शुरू कर देंगी। वुमेन जो है उस वुमेन के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो इसके अंदर यहाँ पर ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, क्यों ना आप 2021 से शुरू कर दो। जो नवंबर के अंदर एग्जाम होने वाले हैं उसी नवंबर वाले एग्जाम में ही आप यहाँ पे अलाउ कर दो वुमेन को कि वो एग्जाम लिख सकें। ये ज़्यादा बढ़िया स्टेप होगा। इसी साल से आप शुरुआत कर दो। यहाँ पर ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर अगले पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल के अंदर कुछ खास तो नहीं, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछने के लिए इस आर्टिकल को हाईलाइट किया था। आपको मालूम होगा ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है ये रशियन वैक्सीन है। भारत के अंदर प्रॉपर्ली आज के टाइम पर 3 वैक्सीन वर्क कर रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड और तीसरी स्पुतनिक 5 आपको देखने को मिलेगी कि रशियन वैक्सीन है। क्वेश्चन आप लोगों से यह है, ये स्पुतनिक 5 से रिलेटेड एक और चीज़ है। ये स्पुतनिक 5 किस चीज़ के ऊपर रखा गया है? काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं। तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या यहाँ पर मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बताता हूँ। स्पुतनिक 5 किससे रिलेटेड है, फिर नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। क्या ये कोई रैंसमवेयर है, ठीक है, या वैक्सीन किस चीज़ की है, या फिर कोई सैटेलाइट से मतलब सैटेलाइट से लिया गया है या फिर किसी यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो आप लोग बताना यहाँ पर क्या था ये एग्जैक्टली स्पुतनिक 5। भारत तो नहीं कह रहा मैं, फिर भी यहाँ पर स्पुतनिक 5 से रिलेटेड कुछ था, ठीक है, जो ये नाम रखा गया है। तो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ काफ़ी बार, और आप देखोगे टेलीग्राम पर अगर आप सर्च भी करोगे ना तो आपको काफ़ी बार वो नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे पाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक अच्छा आर्टिकल है ये वाला, ठीक है, इसको अच्छा बना दिया है मैंने, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पर क्या हुआ, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसकी रिपोर्ट आई। इसने बताया साल 2020 के अंदर जो एक तरीके से क्राइम है, ठीक है, जो एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो अपराध है, वो काफ़ी हद तक बढ़ा है, वुमेन के प्रति बढ़ा है। बहुत सारे राज्यों के अंदर बढ़ा है, बहुत सारे राज्यों के अंदर कम रहा। ये सब हमने डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इस आर्टिकल में चर्चा ये हुई राजस्थान को लेकर कि राजस्थान के अंदर भी जो ये क्राइम है वुमेन के प्रति वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, प्लस कोई सा भी क्राइम हो इसके अंदर इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो मैं आपको राजस्थान के अलावा सब चीज़ों की पूरा आर्टिकल जो ये रिपोर्ट थी पूरी रिपोर्ट ही समझा देता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब आए इस न्यूज़पेपर के अंदर, कब इसको कवर किया जाए, क्योंकि द हिंदू के अंदर भी कवर नहीं करी गई थी, इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 यहाँ पर एनसीआर, अच्छा ये द हिंदू के अंदर आ चुकी है, हम लोग कवर कर चुके हैं, मुझे याद आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं 2-3 न्यूज़पेपर कवर करता हूँ यहाँ, तो मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर द हिंदू के अंदर ये आ चुकी है खबर। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारे एक तरीके से टॉपिक्स दे रखे हैं, जेंडर इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इशूज़ रिलेटेड टू वुमेन, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो हाल ही में जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसने यहाँ पर इस रिपोर्ट को जारी किया, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020। तो साल 2020 आपको सभी को अच्छे से मालूम होगा, सब लोग घर में ही थे। साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा, कोविड आया, ठीक है, तो यहाँ पर वो सब घर में ही लोग थे, सबको याद होगा। तो उस साल काफ़ी हद तक ये क्राइम्स भी बढ़े हैं, ऐसा बताया गया। क्राइम्स वुमेन के प्रति बढ़े हैं, बच्चों के प्रति भी ये क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं।
अगर हम बात करें राइट्स, तो राइट्स भी इंक्रीज़ हुआ है। जो दंगे होते हैं ना, एक तरीके से रिलीजन के बेसिस पर दंगे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। रिलीजन के बेसिस पर जो दंगे होते हैं वो 96% से इंक्रीज़ हुए हैं साल 2020 के अंदर। तो आप कह सकते हो मतलब कि सबसे ज़्यादा दंगे ये कम्युनल राइट्स वाले देखने को मिले हैं। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा कम्युनल राइट्स रजिस्टर करे गए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो कास्ट जाति के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारा विवाद हुआ, जाति के ऊपर भी बहुत सारे दंगे देखने को मिले और ये भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल क्राइम जो होते हैं, ट्रेडिशनल क्राइम जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं जैसे कि चोरी करना, ठीक है, डकैती डालना, और यहाँ पे जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं ये ड्रॉप हुआ है, थोड़े से कम हुआ है। लेकिन जो बड़े बड़े क्राइम्स, जब लोग घर से बाहर निकल ही रहे थे तो छोटे छोटे क्राइम्स तो ड्रॉप होंगे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बड़े बड़े क्राइम्स हैं वो जैसे कम्युनल राइट्स देखने को मिले, ये सारे क्राइम्स बढ़ते हुए नजर आए। प्लस उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स वुमेन के प्रति इंक्रीज़ हुए हैं और दिल्ली एक मोस्ट अनसेफ सिटी बन चुका है। दिल्ली के अंदर जो वुमेन के प्रति क्राइम वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। साल 2020 के अंदर सिर्फ और सिर्फ लगभग 10,093 केसेस देखने को मिले अगेंस्ट वुमेन, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो इसी के साथ दिल्ली एक अनसेफ सिटी बन चुका है वुमेन के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन आई। देन उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर ये जो क्राइम है, क्राइम अलग अलग प्रकार के देखने को मिले, और ये जो क्राइम है ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखने को मिले। मैं आपको एग्जैक्टली अगर डेटा बताऊँ कौन सा स्टेट्स बिल्कुल टॉप कर रहा है इस क्राइम के अंदर में, तो मैंने बहुत सारी पिक्चर यहाँ पर टेलीग्राम पर ही शेयर कर रखी हैं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये आप लोग देख सकते हो कि कम्युनल राइट्स के बारे में चर्चा हुई। तो साल 2019 में तो कम्युनल राइट्स 438 थे, लेकिन साल 2020 के अंदर 857 हो गए, 96% से इंक्रीमेंट हुआ। उसी प्रकार से जो कास्ट बेसिस पर दंगे देखने को मिलते हैं वो भी इंक्रीज़ हुए, एग्रेरियन राइट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, आंदोलन जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, और एक तरीके से बहुत सारे और भी क्राइम्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो अगर हम बात करें टोटल क्राइम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके साथ अगर हम बात करें राज्यों की कि कौन सा राज्य टॉप पर आ रहा है, तो आप देख सकते हो तमिलनाडु के अंदर जो क्राइम रेट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस देखने को मिले। उसके बाद केरला दूसरे नंबर पर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है। अब सबसे कम क्राइम कौन कौन से स्टेट्स के अंदर है, तो वो है सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। ये आप लोग याद रख सकते हो, ये लोवेस्ट क्राइम वाले यहाँ पर ये एरियाज देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपने एग्जाम में यहाँ पे जो ऐसे होता है या फिर जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से उस वहाँ पर कोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला असम सरकार ने कि जो मिज़ोरम है वो अपना इंक्रोचमेंट बढ़ाता हुआ चल रहा है। मतलब मिज़ोरम के जो लोग हैं वो असम में काफ़ी हद तक घुसते हुए चल रहे हैं, काफ़ी हद तक लैंड जो है इंक्रोच किया है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट बताती है। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट हो गई असम, सॉरी मिज़ोरम की गवर्नमेंट हो गई या फिर मिज़ोरम के जो लोग हो गए, वो एक तरीके से असम का जो एक तरीके से ज़मीन है, असम की जो ज़मीन है वो हथियाते हुए आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। लगभग 1980 से ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मिज़ोरम है वो असम की ज़मीन को एंकरेज करते हुए आ रहा है। लगभग तब से अब तक 164.6 किलोमीटर तक की जो इंटर स्टेट बाउंड्री है वो आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक तरीके से कवर कर ली गई है मिज़ोरम के थ्रू। और ये स्टेटमेंट आया है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से रिपोर्ट पब्लिश करी गई जिसमें बताया बहुत सारा एरियाज़ जो है मिज़ोरम शुरुआत से यहाँ पर एक तरीके से एंक्रोच कर रहा है असम वाले का। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो हम लोग मैप में देख लेते हैं। मैप में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। असम ये देखने को मिलेगा, नीचे मिज़ोरम देखने को मिलेगा। अभी आपको मालूम होगा दोनों के बीच में काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हुए थे। तो जो मिज़ोरम है वो इस प्रकार से यहाँ पर ये एरिया जो है काफ़ी लंबे समय से असम का एरिया इंक्रोच करता हुआ आ रहा है, कब्जाते हुए आ रहा है। वो अलग अलग तरीके से कब्जाते हुए आया है, इंक्रोच करता हुआ आया है, ऐसे बोला गया। यहाँ पर असम की सरकार, सॉरी मिज़ोरम की सरकार प्लस उसके बाद मिज़ोरम के जो लोग हैं दोनों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट ने बोला कि लगभग 9 मार्च 1933 की बात है, 1933 की बात है, जो कि यहाँ पर उस समय इनर लाइन को क्लियरली डिफाइन किया गया कि ये एरिया मिज़ोरम का हुआ, ये एरिया जो है असम का हुआ, ठीक है। उसका यहाँ पर जो बाउंड्रीज थे लूशिया हिल्स की, आप कह सकते हो कि ये जो डिस्ट्रिक्ट था लूशिया हिल्स था उसको मिज़ोरम बनाया गया, और मिज़ोरम को एज आप कह सकते हो यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 के अंदर, और इसको स्टेट का दर्जा दिया गया 1987 में। पहले यूनियन टेरिटरी था, देन उसके बाद इसको राज्य बनाया 1987 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया था असम का वो दिया गया था। लेकिन हो क्या रहा है, जो मेजर पोर्शन है दोनों असम और मिज़ोरम के बीच की जो बाउंड्री है उसकी जो बाउंड्री वो नेचुरल से काफ़ी हद तक कवर है। मतलब प्रकृति से जो भी यहाँ पर जैसे प्राकृतिक रिवर हो गई, उसके बाद रिवर वाटरशेड्स, जो इन ये सारी चीज़ें हो गई, इन सब से काफ़ी हद तक इनकी बाउंड्री बनी हुई है दोनों स्टेट्स के बीच में। लेकिन होता क्या है, कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जहाँ पर खाली छूटा हुआ है, वहाँ पर कोई भी नेचुरल बाउंड्री नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी नेचुरल फीचर नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा
और 1959 से लेकर 1960s के आसपास यहाँ पर पता ये चला कि जो मिज़ोरम है उसने मिज़ोरम के जो लोग हैं या फिर उनकी जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारी जगह पर ये आगे बढ़ते हुए असम के अंदर ये घुसते हुए आए, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों को जो रहते थे उनको मारपीट के यहाँ पर ये घुसते हुए आए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। जो इंसिडेंट है इंक्रोचमेंट का, ये सिंगला वाले रीजन में, लोंगाई वाले रीजन में भी देखने को मिला। नवंबर 1985 में ये देखने को मिला था। वहाँ पर जो मिज़ोरम है उसने बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई करा, ठीक है, असम का एरिया था वो। तो यहाँ पर उसी को लेकर चर्चा हुई है कि लगभग आप कह सकते हो 1980 से लगभग जो है यहाँ पर क्या एग्जैक्टली डेट बताई गई थी, वो थी 1980। हाँ, 1980 से लगभग अभी तक बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर जो मिज़ोरम है वो यहाँ पर कैप्चरिंग करता हुआ आया है। मिज़ोरम जो है उन वाले एरियाज़ को ऑक्यूपाई करता हुआ आया है, ऐसा यहाँ पर असम सरकार बोलती है, ठीक है। तो मतलब इतना कुछ खास नहीं है, बस खाली इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हमेशा रहते हैं। तो जहाँ पे भी अपने डिस्प्यूट लिख रखे होंगे उसमें आप 2-4 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 11 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा खास नहीं है लेकिन आर्टिकल है तो इसके बारे में समझ ही लेते हैं। इंडिया ने यहाँ पर बोला कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है LIC के अंदर वो हम लोग ब्लॉक कर देंगे। आपको मालूम होगा LIC का IPO आया, इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग होती है वो आई, ठीक है। तो यहाँ पर चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर रोका, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करा। बाकी यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो जारी कर दिया था कि जो FDIs है दूसरी कंट्री से वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन चाइनीज़ वालों को यहाँ पर रोका, चाइना को रोका। क्यों रोका चाइना को? इसलिए क्योंकि हमारे साथ उनके क्लैश हुए थे। लगभग आप कह सकते हो 1 साल तक काफ़ी हद तक डिस्प्यूट रहे हमारे। हमने चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और जो है उसके बाद एक दिन तो ऐसा आया था जहाँ पर हमारे 20 जवान भी शहीद हुए। ये सब चीज़ें देखने को मिली थी, उसकी वजह से हमने यहाँ पर चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो दूर रख रखा है। उसके बाद यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक आर्टिकल आपको ये छोटा सा देखने को मिलेगा। जो ईवी है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको यहाँ पर कट कर देनी चाहिए। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कट कर दोगे तो इससे डोमेस्टिक जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो सकती है, ऐसा यहाँ पर कहना है बलबीर सिंह धिल्लोन का। ये ऑडी इंडिया के हेड हैं, तो इनका यहाँ पर यही स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं यानी कि जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनको अपने कंट्री के अंदर इंपोर्ट करो और उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ चार्जेस लगते हैं उनको कट कर दो। आप ड्यूटीज़ वगैरह कट करोगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ानी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक तरीके से आज के टाइम पर बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, और पोल्यूशन को करने के पीछे एक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इसको टैकल करने के लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आप लोग को ध्यान रखना है। हाल ही मैंने आपको चर्चा भी कर दी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर तालिबान चाहता है कि एड्रेस करे दुनिया भर को यूनाइटेड नेशन के अंदर, मतलब तालिबान यूनाइटेड नेशन के अंदर आना चाहता है। तो तालिबान ने यहाँ पे बोला एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस जी, उनसे यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा लेटर लिखा गया। और लेटर लिखने के साथ साथ यहाँ पे बोला कि देखो अफ़गानिस्तान का एक सुहेल शाहीन करके स्पोक्समैन है, ठीक है, यहाँ पर दोहा बेस्ड स्पोक्समैन है सुहेल शाहीन। ये अफ़गानिस्तान के UN एम्बेसडर बनना चाहते हैं। यहाँ पर एक तरीके से UN के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है तालिबान, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट रखा गया था। लेकिन अभी भी यहाँ पर चीज़ें प्रॉपरली बाहर नहीं आई हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इसके अगेंस्ट में रहने वाली हैं। ऐसा यहाँ पर UN ने बोला कि देखो इसके एक्सेप्टेंस आगे हम लोग देखेंगे कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हाँ कोई तालिबान को एक तरीके से यहाँ पर UN के अंदर एक डेजिग्नेशन दिया जाए या फिर एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो ये एक मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग जिस प्रकार से कंट्रीज़ का जो है यहाँ पर डिसीजन रहने वाला है, कि जिस प्रकार से यहाँ पे कंट्रीज़ इसके ऊपर फोकस रखने वाली हैं कि आगे यहाँ पर क्या वाकई में जो तालिबान से रिलेटेड यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कि UN के अंदर रिप्रेजेंट करेगा उसको रखना चाहिए या नहीं, तो आगे उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। तो आप कह सकते हो एक लेटर दिया गया गुटेरेस को। एंटोनियो गुटेरेस कौन है, तो ये UN के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो तालिबान ने नॉमिनेट कर दिया है एक स्पोक्समैन कौन है, वो है सुहेल शाहीन यहाँ पर अफगानिस्तान के UN एम्बेसडर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी चीज़ें बिल्कुल भी खाली मतलब प्रॉपरली क्लियर नहीं है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि हाँ वाकई में एम्बेसडर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, तो उसके बारे में अभी सब चीज़ अनक्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, जो बाइडन जो है एक तरीके से जो बाइडन ने बातचीत करी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन इनके साथ, ताकि जो टेंशन है उसको कम किया जा सके। टेंशन क्या है, तो आपको मालूम होगा अभी एक ग्रुपिंग को बनाया गया था जिसका नाम था ऑकस ग्रुपिंग के अंदर 3 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK और US, ठीक है। इन 3 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग बनाई गई। इसमें यहाँ पर फोकस ये रखा गया कि जो UK और US है ये मिलकर ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स प्रोवाइड करवाएंगे, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स
प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर फ्रांस इससे नाराज़ हो गया। फ्रांस क्यों नाराज़ हो गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक डील थी, लगभग 66 बिलियन डॉलर्स की एक डील थी, ये 2016 के अंदर साइन करी गई थी इस डील को। और यहाँ पर फ्रांस जो है ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देने वाला था, लेकिन इस डील को ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर कौन सबमरीन देगा, यूएस या यूके देंगे? तो फ्रांस इससे नाराज़ हो गया। फ्रांस ने अपने जो भी एम्बेसडर थे यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन एम्बेसडर को वापस से बुला लिया। तो अब आप कह सकते हो रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए। तो उन चीज़ों को देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने आपस में बातचीत करी फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। अब यहाँ पर बातचीत करने के बाद जो है अब चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं। अब जो फ्रांस के जो एम्बेसडर थे, जो फिलिप एटिनी नाम है इनका, ये आ चुके थे फ्रांस के अंदर वापस। अब ये यूएस के अंदर जाएंगे, अगले सप्ताह यहाँ पर जाने वाले हैं और आने वाले टाइम पर और भी बातचीत होने वाली है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर, ताकि जो ये डिस्प्यूट्स हैं जो क्रिएट हुए हैं उन डिस्प्यूट्स को शांत किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एक अपडेट ही आया है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। हाँ, तो आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। 3-4 एडिटोरियल है जिसको डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल ये है जीएसटी की जो हाल ही में मीटिंग हुई है उसके बारे में चर्चा हुई। यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में चर्चा हो रही है, उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आगे हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा हो रही है, सी लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा। एक आर्टिकल ये है, आने वाले टाइम पर क्वाड की एक मीटिंग होने वाली है, उस क्वाड में क्या चर्चा होगी वो यहाँ पर डिस्कशन किया गया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल हमने अपने एडिटोरियल्स डिस्कस नहीं करे थे क्योंकि कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, मुझे याद है। तो कल वाले जो एडिटोरियल है वो हो सकता है मैं संडे में आपके लिए डिस्कस कर दूं। ठीक है, संडे में मैं आपके लिए वो एडिटोरियल लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से मतलब कि बिल्कुल भी परेशान मत होना कि आपको कोई भी छूट रहा है। छूटेगा कुछ भी नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ, छूटने में आपको कुछ भी नहीं दूंगा। ओके, तो यहाँ पर तो स्टार्ट करते इस वाले एडिटोरियल से। तो हाल ही में एक समिट हुई है, सॉरी जीएसटी की एक मीटिंग हुई, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये 45वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो हाल ही में 45वां गुड्स एंड सर्विस टैक्स का काउंसिल मीटिंग हुआ और जो ये मीटिंग हुआ इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहला डिस्कशन ये हुआ कि जो कंसेशनल जीएसटी रेट्स है उसको बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे दवाइयाँ थी ऐसी जहाँ पर आप कह सकते हो कि जीएसटी के रिगार्डिंग बहुत छूट दी गई थी, तो इन्होंने बोला ये जो छूट है इसको बढ़ाया जाएगा, दिसंबर तक यहाँ पर ये छूट मिलने वाली है उन सारी दवाइयों के ऊपर। ये पहली चीज़ यहाँ पर जीएसटी के अंदर ये जो मीटिंग था इसके अंदर डिस्कशन हुआ। दूसरे टॉपिक का डिस्कशन ये हुआ जो फूड डिलीवरी ऐप्स होता है, जैसे कि आज के टाइम पर जोमेटो, स्विगी, ये सारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स हो गए, ये अब एक तरीके से जीएसटी का कलेक्ट कर सकते हैं, ये लोग भी जीएसटी लगा सकते हैं, यानी ये लोग भी टैक्स ले सकते हैं, टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं। इस मीटिंग के अंदर ये दूसरा पॉइंट उठाया गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो, बहुत चर्चा ये हो रही थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये बोला गया पेट्रोल और डीजल जीएसटी रिजीम के अंडर में नहीं आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया तीसरा पॉइंट। जो मीटिंग के अंदर हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं उसके ऊपर से जीएसटी को कम करा गया। जो जीएसटी रेट है फोर्टिफाइड राइस के ऊपर, जो न्यूट्रिशियस राइस होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि वहाँ पर एक तरीके से जो एक जीएसटी है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करा गया, जीएसटी को कम किया गया है। अब रिड्यूस क्या करा गया, पहले 18% हुआ करती थी, उसको कम करके 5% की जीएसटी कर दी गई है। ये यहाँ पर मीटिंग के अंदर हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और भी टॉपिक्स उठाए गए, जैसे कि ई वे बिल्स हो गए, फास्ट टैग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें हो गई, या फिर कुछ स्कीम्स हो गई, तो इन सब को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इन सब के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, इन सब के इश्यूज़ को हम लोग देखेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर, जितने भी बाकी अदर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सब यहाँ पर जो भी इन चीज़ों के रिगार्डिंग इश्यूज़ होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर हुई थी। तो आपको मालूम चल गया होगा, ये 5 पॉइंट तो मेन थे जो कि अभी हमने डिस्कस करें हैं, वो मेन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और उन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये जो काउंसिल है ना, इस काउंसिल के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब होते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल 279A के अंदर मेंशन्ड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी, तो आपको ध्यान रखना है। जो जीएसटी काउंसिल है इसको चेयर करती हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, आज के टाइम पर निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो जीएसटी काउंसिल को चेयर करती हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि साथ ही साथ बोला गया ये एक फेडरल बॉडी है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो आर्टिकल के अंदर डिस्कस करा गया है वो सारे हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या यहाँ पर डिस्कशन किया गया। फूड डिलीवरी ऐप्स के बारे में, फूड डिलीवरी सर्विसेज के बारे में, टैक्सेशन, ये सब हमने
हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या डिस्कशन हुआ, लेकिन यहाँ पे बोला गया सेंटर और स्टेट के बीच में और भी बहुत सारी बातें होनी चाहिए थी, और भी बहुत सारा डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर ये बोला गया है। उसके बाद एक बराबर में आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोला गया जो जुडिशियल सिलेक्शन है, यहाँ पर आप लोग को एक छोटे से इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब भी आप जजेस को सेलेक्ट करते हो, जजेस को अपॉइंट करते हो, तो आपको यहाँ पर एक बदलाव की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट करते जजेस को, आपको मालूम होगा कॉलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट को लेकर बातचीत करी है। कॉलेजियम सिस्टम पहले हमें समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस आर्टिकल के रिगार्डिंग हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? देखो, ये एक सिस्टम है जहाँ पर जजेस को अपॉइंट किया जाता है, जजेस को ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? तो 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले यहाँ पर क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेकमेंड करते थे कि हाँ भाई, इस जज को अपॉइंट करना है, इस जज को ट्रांसफ़र करना है। लेकिन हुआ क्या, ये चीज़ बिल्कुल सही से चली नहीं। उसके बाद हम लोग सेकंड जज केस आया। सेकंड जज केस के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 जज और होंगे, 2 सीनियर जज और होंगे, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस जज को अपॉइंट करना है, किस जज को ट्रांसफर करना है। तो आपस में कंसल्टेशन करने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा बोला यहाँ पर। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर अब कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए, ठीक है, क्योंकि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और सेकंड जज केस आया था, वहाँ पर 2 जजेस को और ऐड करा गया। लेकिन अभी भी बात नहीं बनी। 1998 का समय आता है। 1998 के समय में यहाँ पर 3 जजेस को और ऐड कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर टोटल मिलाकर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 मेंबर हो चुके हैं। यहाँ पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 3 और जजेस डाल दिए गए, और कुल मिलाकर यहाँ पर 5 मेंबर हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो ये थर्ड जजेस केस था, इसके अंदर 3 जजेस को ऐड किया गया। तो आज के टाइम पर भी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 मेंबर्स ये देखने को मिलेंगे। ये 5 मेंबर्स आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में कंसल्ट करते हैं कि किसको जज की तौर पर अपॉइंट करना है, किसको जज के तौर पे अपॉइंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका ट्रांसफ़र करना है, किसका ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ये डिसाइड करता है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो भी वर्क करता है, ठीक है। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम हेड करा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू, लेकिन जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है वो लीड करा जाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के थ्रू। ये आप आइडिया रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंपॉर्टेंट रोल इतना है नहीं, गवर्नमेंट का छोटा मोटा रोल है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए या फिर और भी यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करने के लिए आपको कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। आर्टिकल में उन्होंने ये बोला है जो कॉलेजियम सिस्टम है इसने यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंस है ये कहीं ना कहीं कम कर रहा है। हाई कोर्ट के अंदर जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है वो एक अलग तरीके से काम कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर बोला, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ज़रूरत है एक ट्रांसपेरेंसी की। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू यही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, या आपस में डिस्कशन करके यहाँ पर किसी को भी बना रहे हैं, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम आज के टाइम पर अनएड्रेस है बिल्कुल, इसके अंदर ओपेसिटी नहीं, आप कह सकते हो यहाँ पर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस स्क्रूटिनी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डिसीजन किस प्रकार से लिया जा रहा है कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर वही जो 5 जजेस हैं आपस में डिस्कस करके सब काम कर रहे हैं, लोगों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है, ठीक है, जो एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो कॉलेजियम सिस्टम है इफेक्टिवली अगर काम करे, तो यहाँ पर बोला गया जो कॉलेजियम सिस्टम है ये कहीं ना कहीं सुपरवाइज कर रहा है, किसको, हाई कोर्ट को सुपरवाइज भी कर रहा है। और यहाँ पर लगभग बोला गया पिछले 2 साल के अंदर कोई भी वैकेंसीज खाली नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पर यह मुद्दा आगे बढ़ता रहा और यहाँ पर जस्टिस कुरैशी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी जजेस हैं जिनका ट्रांसफ़र करा गया है अदर कोर्ट्स के अंदर, ये नहीं पता क्यों करा गया, ठीक है। देखो, यहाँ पर हो सकता है बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की ज़रूरत है, हमारे प्रशासन के अंदर ज़रूरत है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्या है हमें बिल्कुल नहीं पता। पब्लिक के पास राइट टू नो है, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम लोग जान सकते हैं लोगों से, लेकिन यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग कैसे चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से कंसल्टेशन चल रहा है, यहाँ पर ये कैसे काम कर रहे हैं, वो सब हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो एक दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है, इसके अंदर नेपोटिज्म वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और नेपोटिज्म मतलब आप कह सकते हो अपने ही रिलेटिव्स को ये लोग आगे बढ़ाते रहते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मिडिल कोर्स है उसको लेकर चर्चा करेंगे। मिडिल कोर्स क्या है आगे मैं आपको बताऊँगा, यानी कि बीच का रास्ता, ठीक है, वो बीच का रास्ता क्या है आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर है, यानी कि हमारे संविधान को जिसने बनाया है उनमें से एक व्यक्ति जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, इन्होंने एक मिडिल पाथ को एक चुना है, ठीक है, जो बुद्धा पाथ होता है, मिडिल कोर्स को यहाँ पर चुना है। ये पाथ यहाँ पर ये बोलता है जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उनको यहाँ पर कोई अपॉइंट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बातचीत करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, और बहुत सारे जजेस के साथ जो सीनियर जजेस हैं उसके बाद यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जजेस हैं हाई कोर्ट के अंदर
वो एक तरीके से अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस होता है वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करे जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू कंसल्टेशन किया जाएगा। जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है वो कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट होते हैं उनके बीच में यहाँ पर कंसल्टेशन होगा। देन उसके बाद यहाँ पर जजेस को हाई कोर्ट किया जाता है, सॉरी जजेस को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो ये कहाँ पर मैंशनड है। तो ये आर्टिकल कौन कौन से मैंशनड है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आर्टिकल 124 जो क्लॉज 2 है इसके अंदर मेंशन्ड है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट लेकिन कंसल्टेशन करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, जो और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो ये अपॉइंट करे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है, लेकिन आप कह सकते हो कि एक चीज़ और है, जो आर्टिकल 217 है, आर्टिकल 217 यहाँ पर जो भारतीय संविधान का ये बोलता है जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंसी के कंसल्टेशन के साथ। और प्रेसिडेंट जो है ये कंसल्टेशन करेंगे किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124 जो है क्लॉज 2 जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनको भी अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी प्रेसिडेंट का रोल है। प्लस यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए भी प्रेसिडेंट का रोल है। प्रेसिडेंट के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल है, गवर्नर ऑफ स्टेट हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रॉपर कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। यह आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से चीज़ें मैंशनड है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर वो सही से वर्क नहीं करती हैं। इस डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर कॉलेजियम का कोई मेंशन ही नहीं करा गया। शुरुआत कब से हुई थी ये मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ था पूरा कॉलेजियम सिस्टम उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन फिर भी जो यह प्रोसीजर है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको प्रोसीजर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन लाना पड़ेगा। प्रोसीजर के अंदर कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि किस प्रकार से आप लोग अपॉइंट कर रहे हो जजेस को। ठीक है, जो कॉलेजियम एक तरीके से कॉलेजियम सिस्टम है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहाँ पर आप देख पाओगे हाई कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है उसके अंदर आपको ज़रूरत है क्लैरिफिकेशन लाने की। तो चेंजेस क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने क्या बोला, जो ये प्रोसीजर है कॉलेजियम सिस्टम का यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको फिर से ये देखो 3-4 बार चीज़ें यहाँ पर समझाई गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बातचीत कर रहे हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, उनके साथ बातचीत करने के बाद यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है तो हाई कोर्ट के जजेस में आप कह सकते हो जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप कह सकते हो कंसल्ट कर रहा है किसके साथ, ये हमारे कंसल्ट कर रहा है जो एक तरीके से प्रेसिडेंट है उनके साथ। लेकिन यहाँ पे बोला गया जब आप लोग हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हो तो कॉलेजियम सिस्टम को भी, कॉलेजियम सिस्टम मस्ट ऑल्सो कंसल्ट विद अदर सीनियर जजेस। क्यों क्या होता है जब हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो जजेस को अपॉइंट करते हैं तो यहाँ पर सीनियर जजेस के साथ डिस्कशन नहीं होता, तो सीनियर जजेस के साथ भी यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए। जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनके साथ जो डिस्कशन होगा उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर जब हाई कोर्ट के जजेस को रखोगे तो वो ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये यहाँ पर बताया गया। फिर उसी प्रकार से ये फोर्थ जज केस आया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अभी यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर प्रॉपरली 5 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो हाई कोर्ट है हमारा, यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र एक तरीके से रूटीन बना हुआ है लेकिन आपको प्रोसेस अच्छा अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है एक तरीके से वो एक तरीके से जो हाई कोर्ट हैं चीफ जस्टिस के, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्रोसेस लेकर चलना पड़ेगा। जब आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हो तो वहाँ पर आपको सही प्रोसेस लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। देखो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो एक क्लैरिफिकेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर यहाँ पे बोला गया चीज़ें कैसे चल रही हैं हम लोग को पता होना चाहिए। उसका एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है, देखो जो सी लेवल है वो काफ़ी हद तक राइज होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब समुद्र का जो लेवल है, समुद्र के अंदर जो पानी है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जो सी लेवल राइज है काफ़ी बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। सी लेवल राइज यहाँ पर किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, एमिशन की वजह से देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारा पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब पोल्यूशन होगा तो पोल्यूशन की वजह से आप कह सकते हो जो पानी का स्तर है ये बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूबते हुए नजर आएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आईपीसीसी रिपोर्ट हाल ही में आई थी, आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। इस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा चुकी है। कोई बात नहीं, मैं डिस्कस तब भी करूँगा, डोंट वरी। लेकिन पहले जो यूनिक आर्टिकल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उस वाले आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले आर्टिकल को हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे तो भी चलेगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा क्योंकि हमारा टाइम भी काफ़ी बुरा हो चुका है।
तो देखो इस आर्टिकल में बोला गया आने वाले टाइम पर एक क्वाड की समिट होने वाली है, क्वाड की मीटिंग होने वाली है। और आपको मालूम होगा क्वाड एक 4 कंट्रीज का ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक मीटिंग होगी और इस ग्रुप के अंदर 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस। तो आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यूएस ने अनाउंस किया है कि जो एक तरीके से यहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ हैं ये आपस में यहाँ पर एक तरीके से मीटिंग होगी। और यहाँ पर जो मीटिंग होगी इसको क्रिटिसाइज़ किया है चाइना के थ्रू। चाइना ने यहाँ पे बोला है कि ये देखो क्वाड है, क्वाड बेसिकली नाटो की तरह काम करता है। नाटो ने यहाँ पर नाटो जो है बनाया गया था यूएसएसआर को टैकल करने के लिए, उसी प्रकार से जो क्वाड है, क्वाड यहाँ पे बनाया गया है एक तरीके से चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना के ऊपर फोकस रखता है, ऐसा बोला गया। क्वाड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था आपको पता होना चाहिए। जो है क्वाड का फॉर्मेशन साल 2007 में जो जापान के पहले वाले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शिंजो एबे साहब, ठीक है, इनके थ्रू यहाँ पर एक तरीके से ये मुद्दा रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का। हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बार बार ये मुद्दा रखा गया। साल 2017 के अंदर वापस यहाँ पर क्या हुआ, चाइना का बहुत ज़्यादा थ्रेट देखने को मिला, चाइना का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ा। फिर मतलब आप कह सकते हो धीरे धीरे यहाँ पर ये जो क्वाड वाला मुद्दा था, क्वाड वाला जो कॉन्सेप्ट था ये एस्टेब्लिश होने लगा। फिर ये 4 कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम करने लगी। फिर साल 2020 के अंदर एक ट्राइलेटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज को एक्सपेंड किया गया। इंडिया, यूएस, जापान के बीच में यहाँ पर एक मालाबार अभ्यास हुआ था, आपको मालूम होगा। अभी इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया नहीं था, लेकिन बाद में आप कह सकते हो साल 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर ऐड हो गया। और फिर उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था पिछले साल कि जो चारों कंट्रीज़ के बीच में ये मालाबार नेवल अभ्यास हुआ था मार्च 2021 के अंदर, मतलब इसी साल की बात है। जो क्वाड लीडर्स हैं उनके आपस के बीच में यहाँ पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने बातचीत भी करी थी। हाल ही में यहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिली थी, इसके अंदर बहुत कुछ डिस्कशन किया गया। लेकिन अभी आने वाले टाइम पर जो क्वाड है वो काफ़ी कुछ डिस्कशन करने वाला है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पे जो मेन है एक तरीके से यहाँ पे देखो चाइना को टैकल करने के लिए क्वाड बनाया गया, ये सब चीज़ मैंने आपको बता रखी है। लेकिन है क्या ना, मेन चीज़ आज के टाइम पर ये देखने को मिल रही है कि सबसे पहली बात जो ये 4 नेशंस हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 का एक मुद्दा उठाया जाएगा, प्लस साइबर स्पेस का मुद्दा उठाया जाएगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का मुद्दा उठाया जाएगा, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उठने वाला है। इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर कैसे शांति बना सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत होगी। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद जो चारों कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो व्यापार है उसको, ट्रेड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सबसे पहला फोकस यहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ का रहने वाला है। और क्या क्या फोकस रहने वाला है मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक फोकस रहने वाला है, वैक्सीन फोकस रहने वाला है, वैक्सीन को कैसे लाया जा सकता है, प्लस चाइना को कैसे टैकल किया जा सकता है, ये एक फोकस रहने वाला है। उसके बाद क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, वो एक फोकस रहने वाला है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कैसे वर्क कर सकते हो, वो एक इन्वेस्टमेंट रहने वाला है और फोकस रहने वाला है। मतलब क्या है इसका, यानी कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से टैकल कर सकते हैं। आज के टाइम पर जो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, गर्मी बढ़ रही है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ये एक फोकस रहने वाला है। जो थर्ड प्रायोरिटी एरिया है यहाँ पर क्वाड का, वो क्लाइमेट चेंज ही होगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये सारी बातें करेंगे और ऑब्वियस ही बात है, ये जब क्वाड की मीटिंग होगी उसके बाद ही हमारे पास प्रॉपरली एनालिसिस आएगा कि क्या क्या बातचीत करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तभी देखेंगे कि क्या क्या बातचीत एग्जैक्टली करी गई है, तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आती हुई नजर आएगी। अभी हम लोग एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि हाँ ये डिस्कशन यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर, इस समिट के अंदर होगा, ओके। उसका बाद गाइस एक आर्टिकल ये वाला है जो कि मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं है कि समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र के अंदर पानी बढ़ेगा। समुद्र के अंदर पानी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर जो हमारे बर्फीले पहाड़ है वो पिघल रहे हैं। वो क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो फिर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ेगा, इससे खतरा क्या होगा, जो आइलैंड्स है वो डूब जाएंगे। इंडिया के जो आसपास के नीचे कोस्टल एरियाज देखने को मिलेंगे, मुंबई के आसपास वाले एरियाज, ये डूबते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे बोला गया ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से या फिर एमिशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को मैं एक बार और प्रॉपर्ली एनालाइज करूंगा, डोंट वरी। मैंने जैसे बताया मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना छोड़ता हूँ। और तो यहाँ पर मैं संडे का दिन लूँगा, संडे प्रॉपर्ली हम लोग अपने जो कल वाले एडिटोरियल रह गए, सेंसस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, प्लस उसके बाद ये वाला आर्टिकल भी ऐड कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर जितना पढ़ लिया आपने उसके ऊपर फोकस रखना, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है ऐसे यहाँ पर एज सच इंपॉर्टेंट। बाकी जो IPCC है उसकी रिपोर्ट के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ओके गाइस। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेबस यहाँ पर जितने भी आर्टिकल है वो सब मैं कंप्लीट करवाता हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। अभी आपने जितना कवर किया है उसको आप आराम से कवर कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।